तो वेलकम टू द चैनल एड्यू ग्रीड फाउंडेशन। प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। और सक्सेसफुली सेक्शन ए को जो आपने प्यार दिया है भैया, जो कमेंट की बौछार कराई आपने उसमें, उससे हमें इतना मोटिवेशन मिला कि यस सर आपके लिए लेके आ चुके हैं सेक्शन डी, है ना। तो भैया सेक्शन ए के बाद जैसा कि वादा किया था पेपर 6 के वीडियो में कि भैया सेक्शन डी लेके आएंगे, ओके, सेक्शन डी के बाद सेक्शन बी लेके आएंगे, सेक्शन सी लेके आएंगे। तो हमारा टारगेट है कि बाय द एंड ऑफ दिस नवंबर के आपके पास साइंस के ए बी सी डी सारे सेक्शन के वीडियो अवेलेबल हो जाए, ताकि हमारे बच्चों के जोरदार मार्क्स पक्के हो जाए इस बोर्ड एग्जाम में। तो बिना किसी नौटंकी के शुरू करेंगे, है ना। तो भाई सेक्शन डी जो है, अभी पेपर 1 क्यों लिया सर आपने, इसका सॉल्यूशन तो दिया हुआ है। भाई सॉल्यूशन से मैटर नहीं करता, सॉल्यूशन तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, पर एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, शॉर्ट ट्रिक बहुत ज्यादा मैटर करती है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो मेन चीज ये सर, इस पर्टिकुलर सेक्शन डी के लिए क्या आपके तरफ से कोई ट्रिक वगैरह है? तो भैया देखो, सिंपल भाषा में बोलूंगा कि अगर आपको पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि एटलीस्ट सर पास तो मैं हो ही जाऊं, तो ये सेक्शन डी ऐसा है कि इसके कुछ क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं हमेशा मार्क्स को गेन करने में। मैं तो कई बार बच्चों को ये भी कहता हूं कि हो सके वहां तक पहला पेपर सेक्शन डी से ही शुरुआत करिए। ओके, ऐसे बोला जाता है कि जो सेक्शन आपका बेस्ट हो उससे शुरुआत कीजिए, पर मैं कहता हूं सेक्शन डी से शुरुआत कीजिए। द रीजन इज, इससे होगा क्या कि आपके जो मार्क्स हैं बराबर, वो पूरे के पूरे सिक्योर हो जाएंगे बराबर। पूरा आपको जो दिखेगा कि 20 नंबर का जो यहाँ पे हमारा सेक्शन डी होता है बराबर, 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको करने होते हैं 4-4 मार्क के। इसके अलावा ऑप्शन के हिसाब से करीब 8 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। और इसके अलावा अभी जो आप गुजरात बोर्ड का पैटर्न देखोगे उसमें बहुत ही ज्यादा वेरिएशन है। वो वेरिएशन क्या है सर, के पहले ऐसा होता था जब हम पढ़ते थे तो पूरा डिटेलिंग लिखना पड़ता था, बहुत ज्यादा ब्रीफ क्वेश्चंस आ जाते थे, उसको कंपलसरी 2-2 1.5 पेज भर के आंसर लिखने पड़ते थे, पर अब ऐसा नहीं है ना। कुछ छोटे से 3 या 4 मार्क के एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी इन लोगों ने डाल दिए हैं, जिसके कारण जो पेपर का टाइम 3 घंटे में लगता था बच्चों को खत्म करने में भी 3 घंटा कम पड़ता था, अब वो आसानी से 2-2.5 घंटे में खत्म हो सकता है। ओके, तो पेपर कैसे लिखना है, क्या ट्रिक्स एंड ट्रिप्स रहेंगी बराबर, वो सारा का सारा मैं आपको बता दूंगा। शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चंस के ओर से। 5 सॉल्यूशंस ऑफ ए बी सी डी ई, है ना। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 5 सॉल्यूशन हमको दे दिए। व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो उसने पीएच वैल्यू बता दी, एक की बता दी 4, ओके, ये कॉमा था शायद यहाँ पे, दूसरे की बता दी 1, फिर बता दी 11। अब देखो एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब क्या होता है कि पहले सॉल्यूशन ए है तो भाई 4 वैल्यू किसकी है, ए की है। फिर बी है तो 1 वैल्यू किसकी है, बी की है। ओके, फिर क्या आ गया, सी। ओके, फिर क्या आ गया सर, 7 नंबर वाला डी, एंड 9 नंबर वाला कौन सा है, ई की वैल्यू है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि भैया इनमें से कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। तो दोज हु डोंट नो, मैं आपको एक बार छोटा सा पीएच स्केल बता दूं कि 7 नंबर का जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, न्यूट्रल, है ना। अगर पीएच वैल्यू 7 है तो मतलब सॉल्यूशन न्यूट्रल है। फिर बेटा 7 से लेके अगर आप जितना 14 तक जा रहे हैं तो उतना ही उसकी बेसिसिटी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, बेसिसिटी बढ़ रही है। बेसिसिटी बढ़ने के साथ साथ ये भी याद रखना होगा कि OH-1 का हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। सेम उसी तरह 7 से वो जितना नीचे आप जाओगे 1 तक, ठीक है, ओके, या फिर 0 तक, तो होगा क्या कि यहाँ पे बढ़ेगी आपकी एसिडिटी, है ना। आपके पेट में नहीं, यहाँ पे पेपर में यहाँ पे जो बढ़ जाएगी एसिडिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा आपका H+1 आयन का कंसंट्रेशन। ओके, तो इसको भी एक बार कई बार ट्रू और फॉल्स में पूछ लेते तो पता होना चाहिए। सर न्यूट्रल वाला सॉल्यूशन कौन सा है, सर सीधी सी बात है, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए वैल्यू होनी चाहिए 7। तो यहाँ पे डी वाला जो आपका सॉल्यूशन दिख रहा है ना, डी वाला वो 7 है तो वो न्यूट्रल है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन, स्ट्रांगली मतलब क्या होता है, अच्छा, बेसिक को एक और चीज भी बोला जाता है अल्कलाइन, है ना, बेस को अल्कलाइन भी बोला जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, अल्कलाइन मतलब बेस होता है। तो स्ट्रांगली मतलब बहुत स्ट्रांग बेस कौन सा है, तो बताओ 9 बड़ा है कि 11 बड़ा है, सर ऑब्वियस ही बात है 11 बड़ा है। स्ट्रांगली अल्कलाइन आपका सी वाला है जिसकी वैल्यू कितनी है, 11 है, ठीक है। अगर इसकी जगह कोई बड़ी वैल्यू दी होती 13 या 12 या 14 तो मैं उसको यहाँ लिख देता, पर अभी तक सबसे बड़ी वैल्यू 11 ही है, इसके लिए मैं 11 लिख रहा हूँ। स्ट्रांगली एसिडिक बोला है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग एसिडिक कौन है, तो भैया सबसे छोटी वैल्यू पकड़िए, सबसे छोटा कौन है, 4 है, 7 से छोटा 4 और 1 ही है यहाँ पे, है ना। पर सर सबसे छोटा कौन है, 1, ये बात याद रखना। वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिटी में उतना ही वो एसिड ज्यादा स्ट्रांग है ना। तो 1 की वैल्यू सबसे कम दिख रही है, तो स्ट्रांगली एसिड मुझे यहाँ पे बी वाला लग रहा है, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन देने के बाद 3 मार्क के आपके क्वेश्चन है, तो देखो एक नंबर यहाँ से मिल गया, एक यहाँ से मिल गया, एक यहाँ से मिल गया, पर चौथा वाला क्वेश्चन क्या बोला है, अरेंज पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब हो सकता है कि ये क्वेश्चन अगर इस साल आ जाए या रिपीटर वाले बैच में आ जाए तो भैया इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग भी दे सकते हैं। तो दोनों में कॉन्सेप्ट क्या है सर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे इसको अरेंज करना है ऑफ हाइड्रोजनेशन कंसंट्रेशन। देखो वर्ड को समझो, घुमा दिया पूरा क्वेश्चन इन्होंने। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर समझ के आप 1 से लेके 14 तक चले गए, गलत बात। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन यानी H+1 आयन बढ़ रहे हो, इस तरह से आपको इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बताओ सबसे पहले
जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है सर, 11 नंबर है, बराबर 11 नंबर है। 11 के बाद क्या आएगा सर, उससे भी जो थोड़ा और ज्यादा बेस है वो कौन है, 9 है। इसके बाद क्या आएगा, 7 आएगा। इसके बाद क्या आएगा, 7 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। फिर उसके बाद ज्यादा सबसे ज्यादा एसिड कौन है सर, 1 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। आप देखो यहाँ पे बेसिसिटी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन में हमने सी लिखा था, याद है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख देंगे सी। अच्छा 9 नंबर किसका था, 9 नंबर ई का था। ओके, फिर उसके बाद अगर हम बात करें 7 नंबर किसका था, 7 नंबर डी का था। ओके 14, सॉरी 14 नहीं, 4 किसका था, ए का, और 1 किसका था, बी का, है ना। तो ये हो गया आपका भैया इंक्रीजिंग ऑर्डर में हाइड्रोजनेशन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजनेशन कंसंट्रेशन का मतलब होता है H+1 आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है वो इस तरह से बताओ, है ना। तो अब आपका डाउट आएगा कि सर क्या मैं इसी तरह से गुचड़ा वेड़ा करके एग्जाम में लिख के आऊंगा, है ना, नहीं बिल्कुल नहीं। इसके लिए मैंने आपको सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है। अगर आप सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं तो देखिए इस तरह से सॉल्यूशन दिया गया है, बराबर। पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, बराबर। इस तरह से प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके, बराबर, हो सके वहां तक स्टार या एरो का यूज करेंगे आप लोग, एरो बताने के लिए, ताकि आपको पता चले मेन नंबर्स को और मेन आंसर्स को मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। देखो हमारा वाला आंसर भी लगभग यही आया था, CEDAB, है ना, देख लेते हैं, है ना, CEDAB, है ना, बिल्कुल इस तरह से आ गया। ओके, फिर बात करते हैं सर यहाँ पे हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म। भैया क्वेश्चन आने ही वाला था, यस सर ने इसको प्रेडिक्ट कर दिया था, जाके आप इसका मेरा रील देख लो, मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था क्वेश्चन आने वाला है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आने ही वाला है। ओके, तो इस बार का भी प्रेडिक्शन वीडियो हम डाल देंगे कि कौन सा क्वेश्चन प्रेडिक्टेड है जो आने ही वाला है ना, तो आपको उसके लिए तैयारी करते रहनी है। ओके, देन बात करेंगे सर पीओपी की, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस। इक्वेशन बतानी है वाटर और प्लास्टर ऑफ पेरिस की, और उसके यूजेस बताने हैं। यूजेस यहाँ पे 2 मार्क का कंटेन करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर की रिएक्शन 1 मार्क कंटेन कर दिए, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे फॉर्म हुआ इसका भी 1 मार्क है। इस तरह से 4 मार्क को डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं प्लास्टर ऑफ पेरिस बना कैसे था, तो सर व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन टेंपरेचर है, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। अब जिप्सम क्या था सर, जिप्सम को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक दे दो भैया, सिंपल है, कासोचोर। कौन याद रखना है देखो, कासोचोर, हाँ कासोचोर। अब कासोचोर कौन है ना भैया, मनीष देखे हो, मनीष का डायरेक्टर कौन है, लकासा डी पापेल, ठीक है, लकासा, लकासा, वहां से मैंने चुरा लिया, कासा, कासा, कासोचोर, है ना, कासोचोर। कासोचोर को 2 ग्लास पानी पिला दे, कासोचोर को भैया 2 ग्लास पानी पिला देगा तो खुश हो जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, है ना। अब तूने उसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट करने के लिए ये सिंबल जरूरी है, वरना टीचर को आधा मार्क काटने का हक दे दिया तूने, बराबर। 373 केल्विन पे हीट किया सर, बराबर, तो इसमें से वाटर लॉस हो जाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल है उसकी जगह यहाँ पे बन जाएगा कासोचोर को आधा ग्लास पानी, कासोचोर को क्या बन जाएगा, आधा ग्लास पानी, और साथ में 1.5 ग्लास पानी जो है वो रिमूव हो जाएगा। भाई देखो सिंपल मैथ्स आती है ना, हाफ एंड 1.5 मिलेंगे तो ही क्या होगा, 2 बनेगा। ओके, तो यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, बराबर, ये हमारा क्या होता है, पीओपी। क्या होता है सर, ये हमारा पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ हेमी हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, है ना। इसका नाम देखो कैल्शियम सल्फेट, हाफ माने हेमी और हाइड्रेट माने वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई। फिर देखो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा था कि रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। भाई अगर यही प्लास्टर ऑफ पेरिस में मैं पानी मिला दूंगा तो भैया देखो कोई सिंपल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको बस ये रिएक्शन को घुमा के लिख देना है कि भैया अगर हमने कासोचोर आधा ग्लास पानी में, यानी सर प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर मैंने 1.5 ग्लास वाटर डाल दिया, है ना, 1.5 ग्लास जो वाटर डाल दिया, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन है, तो सर फिर से मुझे जिप्सम मिल जाएगा। इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा कासोचोर को 2 ग्लास पानी, है ना। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है कि भैया एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल होल्ड करके रखे हैं। जैसे कासोचोर है, उसके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल है ना। आप करो वॉशिंग सोडा, नटू को 3 बार 10 ग्लास पानी, उसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे। ओके, फिर आगे बात करते हैं सर इस तरह से कि इसका यूजेस क्या है। तो भैया देखो यूजेस, पीओपी इज यूज्ड बाय डॉक्टर टू क्योर द फ्रैक्चर बोन, है ना, फ्रैक्चर बोन को क्योर करने में भी डॉक्टर्स को यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज एंड डेकोरेटिंग मटेरियल। ओके, इसके अलावा सर इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। बहुत सारे सरफेस होते हैं ना जिसको स्मूथ करने के लिए भी, प्लेन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। सर हमारे जो चौक यूज करते हैं व्हाइट बोर्ड पे, भैया अभी तो ये वाला बोर्ड आ गया, ठीक है, तो भैया व्हाइट बोर्ड पे जो मतलब जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर हम जो चौक से लिखते हैं, व्हाइट चौक से, वो भी इसका बना हुआ है। लेबोरेटरी के अंदर बात करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है सर एपार्टस को एयर टाइट करने के लिए, बराबर। अब एपार्टस क्या होता है भैया, उसको फिट करने के लिए, बराबर, एकदम वो कठिन हो जाए, एयर टाइट करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। तो देखकर आप देखोगे तो बहुत सारे यूजेस दिए होते हैं, पर मेरा मानना ऐसा है कि कोई भी 4 या 5 यूजेस आप अच्छे से लिख के आ जाओ तो बहुत है, ठीक है। सर इसका शॉर्ट ट्रिक दे दो याद करने का। देखो सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, डॉक्टर, आपको बोलना है, दिवाली गई ना अभी, डॉक्टर फोड़े पॉपअप, पॉपअप होता है लसनिया बॉम्ब, है ना, ऐसे याद रखना, डॉक्टर फोड़े पॉपअप। एक नर्स पे डॉक्टर ने ऐसे पॉपअप फोड़ा और उसको बोला आजा मैं तेरे साथ टीडीएम खेलता हूँ, है ना, पबजी लवर्स दे नो टीडीएम, टीम डेथ मैच, है ना। तो डेथ मैच की जगह साले ने क्या कर दिया, बेड मैच कर दिया, है ना। बेड मैच करने के बाद साले ने क्या कर दिया, एसिस ले लिया, सरफेस स्मूथ कर दिया भाई, जो सरफेस था उसे
स्मूथ कर दिया, एसएस ले लिया, ठीक है ना। तो भैया देखो व्हाइट चौक बनाने के लिए बराबर, अब देखो आप ऐसा समझ जाना कि डॉक्टर और नर्स का जो कलर है बराबर वो कैसा है भैया, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है, ठीक है। तो चौक व्हाइट है और जो ब्लैक बोर्ड है वो ब्लैक है और लेक्चर भी थोड़ा डार्क है। ओके, फिर उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि इनको लेबोरेटरी जाना पड़ा, है ना, क्योंकि इन्होंने जो चीज कर दी थी एयर टाइट, इसकी वजह से इनको लेबोरेटरी जाना पड़ा, है ना। और लेबोरेटरी में कुछ रिपोर्ट आती है ना। तो ये पूरे 5 शॉर्ट ट्रिक आप इस तरह से याद सकते हो कि डॉक्टर फोड़े पॉपअप, है ना, नर्स पैसे पॉपअप फोड़ के बुलाता है, आजा मैं तेरे साथ टीडीएम खेलना चाहता हूँ, है ना, टीम डेथ मैच खेलना चाहता हूँ, डेथ मैच की जगह बेड मैच खेलना चाहता था। ओके, एसएस ले लिया, एसएस लेके काला धोला करने लगा, और फिर बाद में जब टाइट हुआ तो भैया रिपोर्ट आ गई लेबोरेटरी में। ओके, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद करने का, माइंड में मत लेना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, है ना। लगभग ही किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, क्योंकि देखो इनकी इनकी चाल क्या होती है। आप देखो ये क्वेश्चन सोप्स एंड डिटर्जेंट के बीच का जो डिफरेंस बिटवीन है वो आपको बताना है, पर उसके साथ आपको यहाँ पे बोल दिया नेम्स एंड फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना। अभी तो सोच के ही नहीं बतिया, सिंपल आंसर आ जाता है। प्रोपेनॉल में वर्ड आ गया ऑल, सर ऑल वर्ड इज यूज्ड फॉर अल्कोहल, इट इज अ कंपाउंड ऑफ अल्कोहल, और इसके अंदर जो ग्रुप है वो OH है। सर प्रोपेनॉन वर्ड क्या आ गया, ऑन, सर इट इज द फंक्शनल ग्रुप अटैच विद दिस इज कीटोन। ओके, और उसका अगर मुझे याद करना है तो भैया देखो C डबल बॉन्ड O होता है, दो वैलेंसी किसी और के साथ, इस तरह से सर ये कीटोन का स्ट्रक्चर है। तो भैया देखो 2 मार्क तो यहीं से मिल गए, एक एक मार्क दोनों के बहुत अच्छे से मिल गए, है ना। लेकिन सर अब बात करते हैं 2 मार्क के लिए मेरा क्वेश्चन आएगा सोप्स एंड डिटर्जेंट के बीच का डिफरेंस, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत मस्त है। सर देखो सोप्स एंड डिटर्जेंट आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा लिखा हुआ है। ओके, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ऑब्वियस ही बात है सोडियम और पोटेशियम जुड़ा होगा COO के साथ, COO यानी याद करो COO, है ना, COOH, आप इसको याद कर लो। कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है, इसके लिए यहाँ लिखा है कार्बोक्सिलेट, इट इज अ फंक्शनल ग्रुप इन सोप, है ना, सोप का फंक्शनल ग्रुप था सर ये। इसके अलावा सर यहाँ पे कोना, याद रखना सोप को क्या चाहिए, कोना, सोप को क्या चाहिए, कोना, कोने कोने में सोप घसते हो, पर डिटर्जेंट को क्या चाहिए, सोना, डिटर्जेंट को क्या चाहिए, सोना, है ना। इसको आप ऐसा बोलना सोत्रीना, है ना, डिटर्जेंट कौन है, सोत्रीना, गलत मत लेना, डिटर्जेंट को याद रखना है सोत्रीना से, और कोने से याद रखना है सोप को। सर तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, समझ में आ गया। सर सोप डज नॉट प्रोड्यूस फोम विद हार्ड वाटर, हार्ड वाटर क्या होता है भैया, बोर का पानी, है ना, उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, तो सर वो हार्ड होता है, तो उसके अंदर ही भैया प्रोड्यूस कर पाते नहीं है फोम, यानी झाग, झाग प्रोड्यूस होता नहीं है। लेकिन सर डिटर्जेंट कैन प्रोड्यूस लेदर, लेदर का मतलब भी झाग ही होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। आपके घर पे जो आ रहा है नदी का पानी एकदम फिल्टर विल्टर होकर अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, तो सॉफ्ट वाटर है, और जो बोर का पानी होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, उसके अंदर कपड़े जल्दी साफ नहीं होते हैं। तो भैया डिटर्जेंट तो दोनों में प्रोड्यूस कर पा रहा है, पर ये सब में प्रोड्यूस कर पाता नहीं है। इसके अलावा सोप रिएक्ट्स विद मेटालिक आयन Ca+2 एंड Mg+2 टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, है ना, सोप रिएक्ट करता है Ca+2 और Mg+2 आयन से और इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है। इनसॉल्युबल यानी जो मिक्स होते नहीं है। अब वैसे प्रेसिपिटेट बन जाएंगे तो भैया ये तो क्या हो गया, सोप का वेस्टेज हो गया। उसी की जगह पे डिटर्जेंट जो होता है वो ऐसा करता नहीं है। ओके, डिटर्जेंट डज नॉट रिएक्ट विद मेटालिक आयन Ca+2 एंड Mg+2, डज नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है, इसके लिए इसका वेस्टेज कम होता है। इसके लिए हम इसको वॉशिंग वगैरह, वॉशिंग मशीन में यूज कर मतलब करके यूज करते हैं, ताकि हम उसको कपड़े धो पाए। पर अगर आप देखोगे आज के तारीख में बहुत कम लोग ऐसे यूज है कि भैया जो सोप से कपड़े धोते हो, साबुन से कपड़े धोते हो, बहुत कुछ ही रूरल एरियाज में अब साबुन यूज होता है, बाकी हमारे तुम्हारे सबके घर में अब क्या आ चुका है, डिटर्जेंट। तो भैया मोस्ट कॉमन है। देखो 2 मार्क का था तो 4 पॉइंट इन्होंने लिखे, पर चारों 4 पॉइंट बहुत ही वैलिड थे, बहुत ही व्याजबी थे, है ना, कोई भी गप्पा गोड़ी नहीं की इन्होंने यहाँ पे। अच्छा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था, प्रोपेनॉल में क्या लगा है, अल्कोहल OH होता है, प्रोपेनॉन फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, COO होता है, बिल्कुल 2 मार्क ऐसे छाप के ले आएंगे बच्चे इसमें। अब देखो राइट है शॉर्ट नोट ऑन लिम्फ, है ना, ये भी एक प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है कि भैया लिम्फ के बारे में बताना है ना, ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ हाईली ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइज्ड प्लांट, राइट देयर फंक्शन आल्सो। मतलब कुल मिला के देखो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट को घुमा फिरा के यहाँ पे पूछा गया है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको जाइलम और फ्लोएम के बारे में समझाना है, बराबर। और उसके पहले अपने लिम्फ की बात करें तो देखो लिम्फ के लिए मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं, बराबर। इसको हम एक एक करके समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं लिम्फ यहाँ पे। सर ये भी लिम्फ समझना पड़ेगा कि लिम्फ जो है सर, बराबर, इट इज ए कलरलेस फ्लूइड। कैसा फ्लूइड होता है ये, कलरलेस फ्लूइड। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड, कलर होता नहीं है, बराबर। बाकी ब्लड का कलर आपको रेड दिख जाएगा, उसी तरह से सर लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड। इट इज ऑल्सो कंटेन लेस प्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन भी लेस होता है। तो सर इसका काम क्या है, तो देखो सर इट इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं इसको। थ्रू पोर्स इन प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, याद रखना कि कभी ऐसे ट्रांसपोर्टेशन के वक्त प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल्स में से क्या हो जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं, और सेल के बीच में जो स्पेस होती है इंटरसेलुलर स्पेस, उसमें घुस जाते हैं। ओके, और जब ये क्या होता है कि सर हमारे मेन ब्लड सेल में से एस्केप होकर प्लाज्मा प्रोटीन घुस गए,
इंटरसेलुलर में जगह बना के रहने लग गए, तो उन्होंने क्या बना दिया, लिम्फ टिश्यू फ्लूइड क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया? लिम्फ टिश्यू फ्लूइड। मेन चीज क्या है कि सर लिम्फ इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड। अच्छी बात क्या है कि सर ये एक ब्लड का भाई है, मतलब समझ लो ब्लड का सौतेला भाई है लिम्फ, है ना। फर्क क्या है कि ब्लड का कलर लाल है, वो खानदानी है भाई, खानदानी खून है, लेकिन सर ये खानदान का नहीं है, ये नाजायज औलाद समझ लो, कलरलेस है, बराबर, कंटेन्स लेस प्रोटीन, है ना। इसको इतने परिवार के रीति रिवाज के बारे में भी नहीं पता है। अब बात करेंगे सर फंक्शन। फंक्शन को जरा समझना पड़ेगा। फंक्शन क्या है कि सर जब ब्लड चीजों को लेके जाता है, हमको बहुत अच्छे से पता है, ब्लड एक तो देने आता है और साथ में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको लेके वापस से हार्ट में लेके आता है, ठीक है, CO2 वगैरह को। अब यहाँ पे बात यह है कि सर जब ब्लड चीजों को लेके जा रहा होता है वेन्स में वापस, तो कुछ चीजें उससे जो छूट जाती है इंटरसेलुलर स्पेसेस में, तो लिम्फ क्या करता है, वापस से उन चीजों को ड्रेन कर देता है, और इसमें उसका हेल्प करती है लिम्फेटिक वेसल्स, है ना। लिम्फ जो होता है आगे जाके बनाता है लिम्फेटिक वेसल्स, और ये वेसल्स आगे जाके वेन्स के वेन्युलर से कनेक्ट करती है, और जब ये कनेक्ट होता है बेटा, तो चीजें क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होकर आगे वेन्स के थ्रू वापस से हार्ट में भेज दी जाती है। ऐसा समझ लो कि ब्लड अगर हार्ट में चीजों को लेके जा रहा था, कुछ चीजें छूट गई, तो लिम्फ उसको वापस से ब्लड तक पहुंचा देगा, फिर वही ब्लड से चीजें हार्ट में वापस चली जाएगी। ओके, तो लिम्फ कंटेन्स कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। एक मार्क का क्वेश्चन है, एक मार्क का क्वेश्चन है कि डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब फैट को क्या करेगा सर, इंटेस्टाइन तक लेके जाएगा। इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड, बहुत सारा फ्लूइड क्या करता है सर, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में से वापस से निकाल के कहां भेज देता है, बैक इनटू ब्लड। ओके, तो डाइजेस्ट एंड एब्सॉर्ब फैट को इसको ले जाना इसका काम है। इसके अलावा ड्रेन्स करता है एक्सेस फ्लूइड को, वापस से क्या करता है, ब्लड में भेज देता है। ये दो इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दिखता कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, वो सब भी हमने चर्चा कर ली। पर अब बात आती है सर जाइलम एंड फ्लोएम की, है ना। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, किसकी बात करनी है अब हमको, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। सर देखो, प्लांट्स के अंदर, ऑर्गेनाइज प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो मेन चीज है, खाना और पानी, है ना। तो भैया अगर पानी की बात आएगी, वाटर एंड मिनरल्स को जो ट्रांसपोर्ट करेगा, है ना, वाटर एज वेल एज मिनरल्स, उसको जो ट्रांसपोर्ट करेगा वो होता है हमारा जाइलम। सर फ्लोएम क्या करेगा, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। सर ये करेगा बाय द मेथड ऑफ ट्रांसलोकेशन, जाइलम करेगा बाय द मेथड ऑफ ट्रांसपीरेशन, है ना, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल जो हमने बोला। फ्लोएम क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड। और एक और चीज है कि सर इसका अगर डिफरेंस बिटवीन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो हमको ये भी याद होगा कि जाइलम का मूवमेंट हमेशा नीचे डाउन टू अप होता है, पर फ्लोएम का मूवमेंट क्या होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोथ द डायरेक्शन होता है। तो ये एक आधा पॉइंट भी आप लिख सकते हो। ओके, तो ये इस तरह सिंपल क्वेश्चन था, मजा आ गया इसमें। अब बात करते हैं सर आगे वाले क्वेश्चन की, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बराबर, ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक का बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंस बिटवीन पूछ के बोलते हैं कि भैया ड्रॉ करो नीट लेबल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। यानी आप सोच लो, जहां पे दो दो मार्क के इंटरसेक्शन हो रहे हैं ना, वहां पे जानबूझ के इन्होंने एक क्वेश्चन इजी रखा है और एक क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल रखा है ना। जैसे सोप्स एंड डिटर्जेंट वाला क्वेश्चन था, वो वाला डिफरेंस बिटवीन बहुत कम लोगों को 2 पॉइंट मुश्किल से याद होके वो बच्चे लिख पाए होंगे। पर सोचो उसके नीचे प्रोपेनॉल और कीटोन वाला जो क्वेश्चन डाल दिया था उन्होंने, प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉन, वो बहुत इजी डाल दिया। सेम यहाँ पे देखो, पहला वाला क्वेश्चन इजी है, आप उसको कर सकते हो, पर जो सेकंड वाला है थोड़ा बहुत बच्चों को टिपिकल पड़ेगा डायग्राम बनाने में, स्पेशली नेफ्रॉन का। तो सबसे पहले सर ऑटोट्रॉफिक, नाम में आंसर है ऑटो, ऑटो माने सेल्फ, है ना। दोज ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ आर ऑटोट्रॉफिक, autotrophs, but those who don't make food there themselves depend on autotroph are called heterotroph। इसका बेस्ट एग्जांपल भी यहाँ दिया हुआ है सर कि एनिमल्स एंड फंगी हेटरोट्रॉफिक होते हैं, प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इसके अलावा सर क्या है, फूड इज सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, CO2 एंड H2O का यूज करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक से खाना बनता है। पर हेटरोट्रॉफिक तो क्या करता है, फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक, आपने पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल प्रोसेस इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पर यहाँ पे क्या था सर, डाइजेशन ऑफ फूड इज एसेंशियल प्रोसेस ऑफ दिस न्यूट्रिशन। दो दो पॉइंट लिखोगे, इनफ है, ज्यादा नहीं लिखना है। आगे बात करते हैं सर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब देखिए, आपकी तरह मेरे भी ना शायद ड्राइंग में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, आई एम नॉट अ गुड स्केचर और आई कैन से मैं बहुत अच्छा ड्राइंग नहीं बना पाता था, पर मैं ऐसा कर सकता हूँ बेटा कि नॉर्मल नॉर्मल चीजें बना सकता हूँ। देखो एक ऐसा छोटा सा ऐसा आप डक्ट वगैरह बना दो, इस तरह से डक्ट बनाने के बाद आप इसको इसको रिप्रेजेंट करिए बोमेंस कैप्सूल, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है ग्लोमेरुलस, इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। साथ में देखो रेनल आर्टरी जो है जा रही है यहाँ पे, रेनल आर्टरी, फिर वापस से जो आपको दिख जाएगी ब्रांच ऑफ रेनल वेन, ब्लू कलर की बता दीजिए। अब आप इसको कैसे कर सकते हैं एग्जाम में कि जो रेनल वेन है उसको आप शेड कर दीजिए, बराबर, और बाकी को शेड मत कीजिए। तो मैं कहता हूँ बोमेंस कैप्सूल का जो येलो पार्ट है ना, इसको आप क्या कर सकते हो, शेड कर सकते हो। तो ये क्या कर सकते हैं आप, ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के लिए यूट्यूब पे अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल जाएंगे, सिर्फ लिखिए हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। और अगर आपको मेरी तरह हार्ड लगता है ना स्ट्रक्चर बनाना, तो मैं आपको भी से बता दूं, इसका एक छोटा सा प्रिंट आउट निकाल लो, गूगल पे इमेज लेके उसका एक प्रिंट आउट निकाल लो। उसके 3 प्रिंट मिलेंगे आपको, 3-4 प्रिंट निकालना है, उसके ऊपर ही घूट घूट करना है। इससे होगा क्या कि आपको थोड़ा बहुत हाथों को दिक्कत पड़ेगी, पर एक बार आपके हाथों को पैटर्न आ गया ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी इसके अंदर।
ओके। देन बात करते हैं बेटा एक्सप्लेन नियर साइटेडनेस। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया, नियर साइटेडनेस को एक्सप्लेन करो मायोपिया को एंड इट्स करेक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो भैया टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, आप चाहो तो उसको सेपरेटली भी कर सकते हो और आराम से कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहले एक नॉर्मल आई बनानी है, और यस सर पहले भी शॉर्ट ट्रिक दे चुके हैं, फिर से शॉर्ट ट्रिक दे देंगे। सर नियर साइटेडनेस वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले आंखों को समझो। नॉर्मल आंखों के अंदर जो इमेज होती है वो कहाँ बनती है, इस रेटिना में। कहाँ बनती है, इस रेटिना पे बनती है। रेटिना एक ब्राइट सेंसिटिव सेल्स की स्क्रीन होती है। अच्छा तो होगा क्या सर, ये हमारा नियर पॉइंट है, पर कुछ कारणों की वजह से, कुछ कारणों की वजह से अगर जो मेरा आई बॉल है बराबर, उसका कर्वेचर बड़ा हो जाएगा बराबर, तो यही नियर पॉइंट जो है वो थोड़ा सा रिसीड हो जाएगा बराबर, थोड़ा सा पास आ जाएगा, है ना। यही नियर पॉइंट थोड़ा जो पहले यहाँ पे हुआ करता था थोड़ा पीछे चला जाएगा। रिसीड, रिसीड मतलब दूर जाना, रिसीड्स अवे। जो नियर पॉइंट यहाँ था अब वो यहाँ चला गया है, जिसको हम ओ डैश से समझाते हैं यहाँ पे। तो होगा क्या सर कि यहाँ पे जो मेरी इमेज, देखो सिंपल याद रखना है कि पहले इमेज मिलती थी रेटिना पे। नियर साइटेडनेस में इमेज को पहले बनाना है, पहले पहले माने इन फ्रंट, फ्रंट पीछे होता है बिहाइंड बराबर, और यहाँ होता है फ्रंट। तो क्या होगी, जो इमेज है वो फ्रंट पे बन जाएगी, पहले ही बन जाएगी, नियर बन जाएगी। नियर साइटेडनेस का मतलब देखो इमेज अब यहाँ पे नियर पहले ही बन रही है बराबर, पर बननी क्या चाहिए थी, रेटिना पे। तो अब सर मेरे को क्या करना है, कुछ भी करके इस रेस को दूर करना है। कम ऑन, याद रखना है इस चीज को, मुझे इस रेस को क्या करना है, दूर करना है। सर दूर करना है, क्या करना है आपको, इस रेस को दूर करना है। सर दूर करना है तो ऐसा लेंस चाहिए जो मेरी रेस को डाइवर्ज कर देगा। क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। याद रखना बेटा, डी फॉर डाइवर्जिंग, डी फॉर दूर। तो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है सर, कॉनकेव होता है। तो कॉनकेव लेंस से हमारा मायोपिया ठीक हो जाएगा। फिर आपको कॉनकेव लेंस बनाने का है ना, दोनों रेस को यूं मिला के कुछ भी करके रेटिना पे यहाँ पे मिला दो बराबर। इससे आपने बता दिया कि भैया देखो कॉनकेव लेंस से मायोपिया ठीक हो जाता है। इसके अलावा लिखोगे कैसे इस डिफेक्ट को, जो आपने समझा उसी को यहाँ पे लिखना है। सर मायोपिया नियर साइटेडनेस कैसे हुआ, तो सर सिंपल सी बात है, इस केस के अंदर होता क्या है बेसिकली, नियर साइटेडनेस का मतलब समझो। इसका मतलब क्या है, नियर साइटेडनेस का मतलब है नियर का दिख रहा है पर फार का दिख रहा नहीं है, दूर का दिख रहा नहीं है। तो अ पर्सन कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कांट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली भी लिखते हैं लोग, है ना। डिस्टेंट माने दूर का, डिस्टेंट माने दूर का ऑब्जेक्ट इसमें प्रॉपर तरीके से दिखता नहीं है। ओके, तो उसी को हम नियर साइटेडनेस कहते हैं सर। इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया द फार पॉइंट शिफ्ट, जो उसका दूर का नजर है बराबर, वो शिफ्ट होकर इंफिनिटी पे चला जाता है, नियरर डिस्टेंस के पास आ जाएगा। ओके, देयरफॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली, है ना। उसका जो नियर पॉइंट था वो रिसीड हो जाता है, थोड़ा दूर चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि सर जहां तक उसको दिख रहा था, उसको जो दूर की चीजें दिखने में क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। कॉजेस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क यही आपका होल्ड करते हैं। कॉजेस क्या है सर, कॉजेस क्या है, तो सर एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई बॉल्स। आई लेंस का कर्वेचर बड़ा हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे आई लेंस का कर्वेचर बड़ा होने से क्या होगा सर, आई लेंस का कर्वेचर बड़ा होने से क्या होगा, जो फोकल लेंथ था बराबर, वो फोकल लेंथ थोड़ा सा और क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, है ना। जैसे ये मुड़ेगा ऐसे यूं खींचेगा, खींचने से क्या हो गया, लेंस कॉन्वेक्स हो गया। कॉन्वेक्स का मतलब रेस को पहले मिला देगा, और इसी की वजह से देखो आपकी रेस पहले मिल गई, एक्सेसिव कर्वेचर। तो कर्वेचर जब बड़ा हो जाता है ना, उसकी वजह से रेस पहले मिल जाती है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है इसके अंदर, जिसकी वजह से हमको ये आई लेंस का प्रॉब्लम देखने मिला। ओके, तो यहाँ पे होगा क्या, एक्सेसिव कर्वेचर होने की वजह से फोकल लेंथ जो है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। याद रखना, फोकल लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। दूसरा, द लेंथ ऑफ आईबॉल इज एलोंगेटेड। जो मेरा आईबॉल है उसकी लेंथ क्या हो जाना, एलोंगेट हो जाना। एलोंगेट में भी आंसर है लंबा हो जाना, क्या हो जाना, लंबा हो जाना, जिसकी वजह से डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड द आई लेंस इज इंक्रीज्ड, है ना। जो आई लेंस और जो रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, वो क्या हो गया सर, वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, इंक्रीज। कैसे इंक्रीज हो गया, क्योंकि जो आई बॉल है वो एलोंगेट हो गया। एलोंगेट का मतलब क्या है, एलोंगेट का मतलब है ऐसे चपटा होकर ऐसे लंबा हो जाएगा, है ना। तो जो आई बॉल अभी यहाँ पे और यहाँ पे, वो चपटा होने की वजह से थोड़े बड़े हो जाएंगे ऐसा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि सर ड्यू टू दिस इफेक्ट रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर से आने वाली रेस कभी भी फोकस होकर रेटिना पे बन पाती नहीं है, जिसकी वजह से बराबर रेटिना पे इमेज नहीं बनती, तो बंदे को फिर प्रॉपर दिखता नहीं है। एज अ रिजल्ट एक पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। ओके, ये शायद आपको बहुत ही प्रॉपर सेंटेंस में यहाँ दिया हुआ है समझा के। अब बात करते हैं करेक्शन और डिफेक्ट की। तो सर करेक्शन के लिए हमको सिंपल लिख देना है कि वी रिक्वायर अ डाइवर्जिंग नेचर ऑफ लेंस व्हिच इज अ कॉनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पायर व्हिच कैन बी यूज्ड टू क्योर द मायोपिया। बस इतना सा लिख देंगे तो हो जाएगा। ओके, अब सर बात करते हैं लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रेडिक्टेड था कि सर चैप्टर 13 में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो सर वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स और साथ साथ में मतलब उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा सर हमने जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी को पढ़ा था, तो बहुत सिंपल से यहाँ पे समझ सकते हो आप, है ना, कि जब वो लाइन निकलती है तो वो जाती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल। कहाँ जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल।
तो सर जब वो जाती है तो कैसे जाती है, नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट। इसका मतलब क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड। आउटसाइड होती है तो कैसी जाती है, नॉर्थ से साउथ। पर इनसाइड कैसी जा रही होती है, साउथ टू नॉर्थ। कैसी जा रही होती है, साउथ टू नॉर्थ। कैसी जा रही होती है, साउथ टू नॉर्थ। ओके, इसके अलावा सर हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो पोल्स पे ज्यादा क्राउडेड होती है, पोल्स पे बहुत ज्यादा मिलेंगी हमको, और जिसका रीजन यही है कि आपको मैग्नेटिक इफेक्ट पोल्स पे ज्यादा मिलेगा। और जैसे जैसे आप पोल से ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाओगे तो उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ओके, इसके अलावा सर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बराबर, वो उसके पोल्स के पास बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, पर जैसे जैसे आप मैग्नेट से उसको फार यानी दूर लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती नहीं है, कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को नहीं काटेगी, क्योंकि अगर वो काटने लगी तो इससे बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ओके, वो दिक्कत क्या हो जाएगी मैं आपको वन शॉट लेक्चर में समझा दूंगा, मस्त वन शॉट देके, तब आप उसको समझना। पर अभी के लिए ऐसा मान लो, मैंने बोला आपने माना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करती नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस कर्व, कंटीन्यूअस कर्व बनाएगी, क्लोज कर्व बनाएगी, है ना। जैसे नॉर्थ पोल से निकली तो ऐसे कर्व बना के ऐसे सीधे इस तरह से जाएंगी। क्लोज कंटीन्यूअस कर्व है, कहीं पे भी रुकेगी नहीं, टूटेगी नहीं। तो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। पर अब बात करते हैं शॉर्ट सर्किट के ऊपर। किसके ऊपर बात करनी है, शॉर्ट सर्किट के ऊपर। भैया शॉर्ट सर्किट है क्या, सिंपल भाषा में लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का साथ में आ जाना। तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर साथ में कब आ सकते हैं, जब उस वायर का जो प्लास्टिक का कोटिंग है, जो ऊपर प्लास्टिक का इंसुलेटिंग वायर का कोटिंग है, अगर वो निकल जाए तो इसके कारण होगा क्या, जो लाइव वायर न्यूट्रल वायर क्या हो जाएंगे, साथ में आ जाएंगे। और वही बेटा साथ में आने की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत क्रिएट कर देंगे, जिसके कारण आपकी सर्किट में जो करंट है वो एब्रप्टली इंक्रीज हो जाएगा। और इस केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। तो रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, करंट एब्रप्टली इंक्रीज हो जाएगा, तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ होगा। आप ऐसा समझो, है ना। इस शॉर्ट सर्किट में होता क्या है, शॉर्ट सर्किट में जो पूरी सर्किट बनी हुई थी, गलती से लाइव वायर न्यूट्रल वायर साथ में आ गए, तो जो करंट पूरा घूम के जा रहा था वो छोटे रास्ते से जाने लगता है, जिसके कारण करंट की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। अब आप एक बात बताओ, हीटिंग इफेक्ट हमने पढ़ा था, करंट जितना बढ़ेगा हीटिंग इफेक्ट उतना बढ़ेगा, है ना। पंखा जितना ज्यादा देर चलाओगे उतना वो गर्म हो जाता है। सेम उसी तरह आपके सर्किट में अगर बहुत ज्यादा एब्रप्टली करंट इंक्रीज हुआ तो ये क्रिएट करता है बहुत ज्यादा हीटिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से आपके सर्किट को डैमेज हो सकता है, अप्लायंस फट सकता है, आपकी सर्किट में आग लग सकती है। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो मेन चीज याद रखना है, ऐसा कब हो सकता है, इसका रीजन क्या है कि शॉर्ट सर्किट कैन आल्सो ऑकर व्हेन मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर ऑपरेटेड एट सेम टाइम। बहुत सारे शादी ब्याह का माहौल है ना भाई, अभी क्या करते हैं, एक ही मतलब उस अडेप्टर में से बहुत सारी चीजों को लगा देना, बहुत सारे कनेक्शंस दे देना, है ना। तो औकात के बाहर का काम करने दे दोगे तो भैया यही होगा। पर हाँ, अगर आपके घर पे फ्यूज वायर है, इसके अलावा इसमें आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन आप ये भी याद रखना, हमारे घर पे अब फ्यूज को रिप्लेस कर दिया गया एमसीबी से, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर से, है ना। ज्यादा करंट आता है तो चाप गिर जाती है ना, वो यही है, एमसीबी है। ओके, तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन आप इस तरह से लिख सकते हो। पर अब आता है व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ सीएफसी एंड यूनेप। देखो फिर से वही वाला झोल, है ना। चाहते तो ये लोग आराम से इसको 2 मार्क में दे सकते थे, पर देखो इन्होंने 2 मार्क का यहाँ दे दिया और 2 मार्क में यहाँ दे दिया। इसका मतलब सोचो 13 चैप्टर का वेटेज 4 मार्क का कर दिया, बाकी इसका इतना वेटेज था नहीं, है ना। तो अब आप सोचो कि जिस वेटेज के चक्कर में आप किसी चैप्टर को उड़ाना चाहते थे, स्किप करना चाहते थे, तो अगर आप ऐसी सोच रखते हो स्किप करने की, तो सोचो अगर उस बच्चे ने किसी ने 13 चैप्टर स्किप कर दिया था, तो ये आसान क्वेश्चन उससे मिस हो जाता, जबकि ये बहुत सिंपल है। सीएफसी माने क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यूनेप माने क्या, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ओके, तो सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेन रिस्पॉन्सिबल कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, यूनेप मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनेप। अच्छा, रोल ऑफ डीकंपोजर्स क्या होता है, सर डीकंपोजर्स यहाँ पे क्या करते हैं, जो डेड बॉडी होती है बराबर, वो ऑर्गेनिक है, तो सिंपल जो डेड बॉडी है वो उसको खा के क्या करते हैं, आपके नेचर को क्लीन करते हैं। जैसे कोई पक्षी मर गया तो डीकंपोजर्स क्या करेंगे, बैक्टीरिया वगैरह जो है, फंगस वगैरह जो है, वो उसकी बॉडी को पूरा का पूरा खा लेंगे। और जैसे उसकी पूरी बॉडी को खा लेंगे तो जो बंदा जिंदा था, जिंदा माने ऑर्गेनिक, ठीक है, जो पक्षी था वो जिंदा था, उसको बैक्टीरिया ने खा लिया बराबर। तो खाने के बाद क्या होगा सर, खाने के बाद वो बैक्टीरिया जो है बराबर उसको हेल्प करेंगे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट कर देंगे इनऑर्गेनिक में, उसको तोड़ देंगे, है ना। ऑर्गेनिक सब्सटेंस इतना ज्यादा आसान नहीं होता है तोड़ना पचाना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया हेल्प करते हैं ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने में। और जब ये इनऑर्गेनिक में बच्चों कन्वर्ट हो जाते हैं तो इजीली आपके प्लांट्स उसको ले सकते हैं, है ना, और उसको सॉइल में से यूज करके सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो सकती है। तो इनका मेन काम क्या है, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसके अलावा सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को फिर बाद में क्या करेंगे, प्लांट्स यूज करेंगे, और इस तरह से एक साइक्लिक पाथवे है
जहां ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक कन्वर्ट करने में डिकम्पोजर्स हेल्प करते हैं, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्लीनर्स ऑफ एनवायरमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी। तो लगभग यहाँ पे हमारा जो पूरा का पूरा गाला पेपर का सेक्शन डी पेपर बने वो मैंने समझा दिया है। स्टिल आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आता है कमेंट करो, मैं उस क्वेश्चन के लिए सेपरेट वीडियो थोड़ी डिटेल में बना दूंगा 10-15 मिनट की, पर आपको मस्त समझाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ओके, सो अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं कि सर अब कौन सी वीडियोस आने वाली है, क्या अपडेट लाने वाले हो, क्या बोर्ड एग्जाम के लिए होगा, सो यू कैन फॉलो अरे यस सर भाई, अरे यस सर भैया, जोरदार आइडिया, आ जाओ, मजा आ जाएगा उसमें। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को थोड़ा प्यार दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। हमको और मजा आता है कि हम स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से कंटेंट अवेलेबल करें, और ये हम 2021 से कर रहे हैं। आप हमारी मेन एडुग्रिड की चैनल पे जाओगे, तब से हम बोर्ड एग्जाम के लिए काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आगे भी करते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।